F is proportional to V sin theta and this is that third factor जो अभी आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया था जिसे आज हम ढूंढ रहे हैं। तो ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। वेलकम बच्चों, and we are back again with the next lecture, that is going to be the lecture number 6 from our unit magnetic effects of current and magnetism, and the topic that we are going to cover up today is magnetic Lorentz force। मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हमारा आज का टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, सपोज दिस इज अ चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में आ जाए तो क्या उस पर फोर्स लगेगी। और आज का सेटअप भी थोड़ा थ्री डायमेंशनल में रखा है, क्यों? क्योंकि टॉपिक में डायरेक्शंस का इन्वॉल्वमेंट है और वो डायरेक्शंस आपको समझने हैं, और डायरेक्शन समझने के लिए हमें थ्री डायमेंशनल स्पेस की जरूरत पड़ती है। तो हम सिर्फ बोर्ड पर डायग्राम बनाकर आपको नहीं समझाएंगे, आज फिर से इस टॉपिक को थोड़ा थ्री डायमेंशनल रखते हैं, इसीलिए आज फिर से हम इस अरेंजमेंट के साथ आपके सामने इस वीडियो क्लास में आ गए हैं। लेकिन चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद किस तरीके से फोर्स फील करेगा उसकी फीलिंग हमें भी आनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा पीछे जाकर, क्लास 11th में जाकर। आपको याद है कि अगर कोई पार्टिकल ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है ना। फिर आप क्लास 12th में आए तो आपने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि अगर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाए तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। एंड नाउ आज की यूनिट में आप पढ़ोगे कि अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, और अगर लगेगी तो वो कितनी होगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, ये सब चीजें कंटिन्यू करनी है हमें आज के लेक्चर से। तो लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आज के लेक्चर में जो आप सीखोगे आगे आने वाले 3 से 4 लेक्चर्स में ये कॉन्सेप्ट यूज होता रहेगा। जैसे कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, सपोज इट इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसे मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया ले जाकर, तो क्या इस पर फोर्स लगेगी? फोर्स लगती है, बट वो कितनी फोर्स लगेगी अगर आपने आज का टॉपिक समझा है तो आप उसको समझ पाओगे आगे चलकर। इसी तरीके से अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स पास पास रख दिए जाएं पैरेलल टू ईच अदर, क्या ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे? यस, बिल्कुल लगाएंगे। और ये चीज भी आप तभी समझ पाओगे जब आपको आज का टॉपिक क्लियर होगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें आगे आने वाली हैं जहां पर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आज बनेगी, तभी वो टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और थोड़ा चलते हैं क्लास 11th की तरफ। 11th क्लास में हमने सीखा कि अगर मेरे पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड वाला रीजन है, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा कैसा लगता है? तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है ना। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो वैसे मैंने बना लिया वर्टिकली डाउनवर्ड। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड को हम क्या बोलते हैं? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इसी को बोलते हैं। यही तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई पार्टिकल आ जाए, ये पार्टिकल है कोई जिसका मास m है, तो उस पे फोर्स लगती है F is equals to mg। इस फोर्स को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेट ऑफ द पार्टिकल भी बोलते हैं ना हम लोग। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज अलोंग द ग्रेविटेशनल फील्ड, और इस फोर्स का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन है। इसी तरीके से जब हमने 12th क्लास में अपना पहला यूनिट पढ़ा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वहां पर हमने ये चीज समझी थी कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैंने वर्टिकली डाउनवर्ड ही बना लिया है जैसे वो है। इलेक्ट्रिक फील्ड E में अगर कोई पार्टिकल आ जाए जिसका चार्ज Q है, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज QE। जैसे देखो यहां पर चार्ज जिसका मास m, जो फील्ड G में है G, तो फोर्स हो गई mg। वैसे ही यहां पर वहां पर था पार्टिकल जिसका मास m, फील्ड G, तो फोर्स हो गई mg। ऐसे ही यहां पर है पार्टिकल जिसका चार्ज q, फील्ड है E, तो फोर्स हो गई QE। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक्चुअल में होती है प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल जिसकी वजह से फोर्स लगेगी, और ये होता है फील्ड जिस फील्ड में फोर्स लगेगी।
यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल क्या है कि उसके पास मास है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगती है, तो प्रॉपर्टी इनटू फील्ड mg। यहाँ पर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल इज इट्स चार्ज, जिसकी वजह से अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में चला गया तो इस पे फोर्स लगती है चार्ज इनटू फील्ड के अकॉर्डिंग q इनटू e। वैसे ही अगर एक पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड B, ये आ गया पार्टिकल, अब यहां पर जो इस पार्टिकल की प्रॉपर्टी है वो अगेन चार्ज है। Q चार्ज का पार्टिकल अगर B मैग्नेटिक फील्ड में आ जाए तो क्या इस पे फोर्स लगेगी QB? आज ये चेक करना है। जैसे देखो यहां पर प्रॉपर्टी इनटू फील्ड, प्रॉपर्टी इनटू फील्ड, चार्ज इज व्हाट, चार्ज इज द प्रॉपर्टी ना, चार्ज प्रॉपर्टी है। ऐसे ही यहां पर क्या ये फोर्स भी इसी चीज को फॉलो कर रही है कि ये प्रॉपर्टी और ये फील्ड या कुछ और भी यहां है? बेटा ये फोर्स सिर्फ इतनी नहीं है, यहां पर एक चीज और है, यहां पर एक चीज और मल्टीप्लाई होगी, वो अभी हमें नहीं पता, उसकी जगह लिखा है क्वेश्चन मार्क। आज ये क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढना है कि यहां पर एक और फैक्टर है जो यहां पर इस फोर्स के लिए रिस्पांसिबल होगा। इट मींस जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो फोर्स तो उस पे भी लगती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, यहां से अलग, यहां से अलग है ना। और एक चीज और याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो दिस अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो फोर्स तो इतनी ही लगेगी, लेकिन लगती थी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ऐसा यहां पर भी होगा कि पॉजिटिव चार्ज रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स का डायरेक्शन अलग आए, और नेगेटिव चार्ज रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स का डायरेक्शन अलग आए? ये सब चीजें चेक करने के लिए हमारा आज का लेक्चर है। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है, एंड तक देखना है। अगर एक भी कॉन्सेप्ट मिस हो गया तो आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्यों अपनी पढ़ाई में इस चैप्टर में पीछे होते जा रहे हो। तो लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम। और स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक डायग्राम, क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है हमारे विजुअलाइजेशन के लिए। विदाउट डायग्राम फिजिक्स कैसे पढ़ेंगे भाई, मुझे तो नहीं समझ आता। तो आज का डायग्राम स्टार्ट होगा एक रेफरेंस फ्रेम के साथ, और रेफरेंस फ्रेम में मेरे पास है x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, y एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ओरिजिन। और इस रेफरेंस फ्रेम में y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई एम हैविंग अ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया मेरा। जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को आप इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस से शो करते हो ना, वैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को भी आप इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइन से शो कर सकते हो। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है पॉजिटिव y एक्सिस। यहां ओरिजिन पर आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज, यहां ओरिजिन पर आई एम हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड q है, और ये चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है लाइक दिस। अभी इस टाइम इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन v है एट एन एंगल थीटा टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से थीटा एंगल पर, यहां मार्क कर लिया, कहीं भी कर सकते हो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, कहीं भी कर सकते हो, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से वेलोसिटी का डायरेक्शन कितना है? थीटा एंगल पर है। ओके, now if this charged particle is moving in a region of uniform magnetic field with velocity v at an angle theta to the direction of the magnetic field, will it experience a force? Yes, it will experience a force, and this force was first observed by a scientist whose name is Lorentz. लॉरेंस नाम के साइंटिस्ट ने इस फोर्स को सबसे पहले अच्छे से ऑब्जर्व किया और इस फोर्स की पूरी डिटेल समझाई लोगों को। वो क्या क्या है, चलिए आइए आज हम उसको समझते हैं मिलकर साथ में। So we have explained the diagram over here कि we are having a charged particle of magnitude q जो मूव कर रहा है स्पीड v, वेलोसिटी v से एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में,
और उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर है, ठीक है। अब अगर ये इस तरीके से मूव कर रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड लॉरेंट्ज ऑब्जर्व दैट फोर्स, और उसने बताया कि ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। चलिए अभी शायद आगे मुझे इस बोर्ड को देखने में दिक्कत होगी, तो इसलिए अभी इस सेटअप को यहाँ से हटा देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी देन वी विल हैव द सेटअप। तो आज का टारगेट नहीं भूलना है, आज का टारगेट है कि क्वेश्चन मार्क ढूंढना कि यहाँ क्या आएगा, क्यू बी इनटू आगे क्या आएगा, याद रखना, ठीक है। Lorentz observed that the magnetic force experienced by this charged particle is first is directly proportional to magnitude of the charge, magnitude of the charge of the particle। ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, इसका चार्ज कितना है, इस पे डिपेंड करती है फोर्स। F is proportional to Q। The second factor, the force is directly proportional to magnitude of the magnetic field in which it is moving। B फील्ड में मूव कर रहा है ना, B में, इस पे भी डिपेंड करती है फोर्स। F is proportional to B। Now the third factor, and this force is directly proportional to the component of the velocity of the particle। velocity of the particle का वो component which is perpendicular to the direction of the magnetic field। देखो कितनी प्यारी बात लिखी है इस थर्ड पॉइंट के अंदर कि इस चार्ज पार्टिकल में जो फोर्स लगेगी वो वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पे डिपेंड करेगी जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस y डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किधर होगा, x लाइन पर होगा। तो वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखो अभी यहाँ पर इस वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट हम लोग कर सकते हैं ना, हमेशा जैसे करते आए हैं। सपोज इट इज x एक्सिस, इट इज y एक्सिस, और ये कोई वेक्टर है मेरा a और इसका एंगल है ये वाला थीटा। तो जिधर एंगल थीटा होता है उधर का कंपोनेंट क्या जाता है, a cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या जाएगा, a sin थीटा। याद है ना ये चीज आपको। यहां आ जाओ, v का ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा अलोंग द फील्ड। ध्यान से सुनना, बहुत काम आएंगी चीजें आगे। v का कंपोनेंट अलोंग द फील्ड क्योंकि एंगल इधर थीटा है, v cos थीटा, और v का कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड v sin थीटा। तो मैं ये वाला कंपोनेंट यहां बना लेता हूं, देखो ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ये इसको कंप्लीट कर देते हैं। दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा। इस कंपोनेंट पे डिपेंड करती है फोर्स। F is proportional to v sin थीटा एंड दिस इज दैट थर्ड फैक्टर जो अभी आपने यहां क्वेश्चन मार्क लगाया था, जिसे आज हम ढूंढ रहे हैं। तो ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती। QB is not the only answer। QB into V sin थीटा, ये फोर्स वेलोसिटी के उस कंपोनेंट पर भी डिपेंड करती है जो कंपोनेंट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है। वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है, एंड दैट कंपोनेंट इज V sin थीटा बिकॉज़ थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। ये भी मत भूलना, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B।
थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इन सारे फैक्टर्स को, कितने फैक्टर्स, 1 2 3, अच्छा बहुत सी बुक्स में बहुत से ऑथर्स ने या बहुत से टीचर्स 4 फैक्टर बताते हैं बच्चों, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 4 फैक्टर क्यों है। वो ना इन दोनों चीजों को अलग-अलग करके लिख देते हैं कि f is proportional to v and the fourth factor comes out to be f is proportional to sin theta। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कर लो, लेकिन जो मेन चीज यहां पर समझने की है वो क्या है, वो ये है कि this force is proportional to that component of velocity which is perpendicular to the direction of the field। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हो कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद फोर्स फील करे, तो एक तो उसे मूव करना है, वेलोसिटी होनी चाहिए, और मूव भी ऐसे करना है कि उस वेलोसिटी का कुछ तो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड आ जाए, कुछ कंपोनेंट तो आ जाए। अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का इतना सभी कंपोनेंट नहीं आया तो भले ही वो मूव कर रहा हो, उस पे फोर्स नहीं लग पाएगी, फिर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग पाएगी। और ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, इसके 2 केसेस हैं हमारे, जो हम इसी टॉपिक के स्पेशल केसेस में डील करने वाले हैं आज ही। फिलहाल अभी इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करके देखते हैं कि फाइनल फॉर्मूला क्या आ रहा है। कंबाइनिंग ऑन द फैक्टर्स, व्हाट वी गेट, चलिए चेक करते हैं। F is proportional to Q, F is proportional to B and F is proportional to V sin theta। और यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो 1 ही होता है। एंड फाइनली मैं फॉर्मूले को लिख सकता हूं, Q V को पहले लिख रहा हूं QVB sin थीटा, QVB sin थीटा। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। इस फोर्स का नाम है मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। आज का टॉपिक मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। बेटा ये लेक्चर इसलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस कोर्स के कॉन्सेप्ट से आगे आने वाले बहुत सारे लेक्चर्स कनेक्टेड हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स आ चुका है कि ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, ये भी आप यहां पर बता सकते हो। देखो इस फोर्स, इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है, इसको समझो थोड़ा। जब भी आपके पास एक फॉर्मूला आए, वो जिस डायग्राम से आया है, इस फॉर्मूले को उस डायग्राम से रिलेट जरूर करा करो, अदरवाइज आप कभी फिजिक्स को समझ ही नहीं पाओगे। फिर आप अगर ऐसा नहीं कर रहे तो आप रट रहे हो, और रटने से कुछ नहीं होता बच्चों फिजिक्स में। देखो ध्यान से, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, a charged particle Q which is moving with velocity v in a region of uniform magnetic field B at an angle theta to the direction of magnetic field lines। magnetic field lines ऐसे, velocity ऐसे, at an angle theta to the direction of the magnetic field lines, experiences a force F which is given by QVB sin theta, and this force is known as magnetic Lorentz force। So this is the magnitude of the force, but what about the direction? Force तो वेक्टर क्वांटिटी होता है, force is a vector quantity, उसका मैग्नीट्यूड भी है, उसका डायरेक्शन भी है। तो अभी तक भी हमने ये जो फोर्स लग रही है चार्ज पार्टिकल पर, इसके डायरेक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं करी है। अब आ जाओ डायरेक्शन पर। लॉरेंट्स ने जब इस सब चीजों को ऑब्जर्व किया तो उसने डायरेक्शन भी ऑब्जर्व किया कि अब इस पे फोर्स लगी है तो उस फोर्स का इफेक्ट किधर जा रहा है। एंड he observed that कि जब किसी चार्ज पार्टिकल पर, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, फोर्स लगती है, तो उस फोर्स का डायरेक्शन उस प्लेन से, जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर होता है। तो अभी देखो वो प्लेन कौन सा है, पहले प्लेन को समझो, इसको धीरे धीरे समझेंगे कि फोर्स किधर लग रही है। जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, वो प्लेन, अभी ये प्लेन है ना एक्स वाई प्लेन, मतलब इस बोर्ड का प्लेन, इस बोर्ड का प्लेन भी एक्स वाई प्लेन ही हो गया इस तरीके से। तो जिस प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर होता है, उस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज पे फोर्स लगती है जब वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है।
अब इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा है, ध्यान से देखिए, इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दिस इज द प्लेन, दिस सरफेस इज द प्लेन, है ना। इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन या तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड है या फिर परपेंडिकुलरली इनवर्ड इनटू द बोर्ड है। यही डायरेक्शन है, बस परपेंडिकुलर, और कोई तो है नहीं। सपोज आई एम हैविंग अ प्लेन, ये एक प्लेन है, इससे परपेंडिकुलर या तो मैं ऐसे जा सकता हूं आउटवर्ड, या फिर इसके अंदर को जा सकता हूं इनवर्ड, इससे परपेंडिकुलर, तो यही दो डायरेक्शंस हो सकते हैं, है ना। तो वही चीज यहां पर लॉरेंट्ज ने बताई है कि किस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स, इसका डायरेक्शन उस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में ये दोनों वेक्टर है v और b। अब ये चीज रिलेट करती है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के साथ। 11th क्लास में आपने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीखा है इस तरीके से। सपोज एक वेक्टर है a और दूसरा वेक्टर है b, और ये इस बोर्ड के प्लेन में है और इनके बीच में एंगल है थीटा, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड हम लिखते थे वो था a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, और इस क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन होता था वो आता था राइट हैंड थंब रूल से, है ना। राइट हैंड थंब रूल से क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, के फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को कर्ल करो, घुमाओ, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द a क्रॉस b। देखो a से b की तरफ सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाना है। हमेशा याद रखना जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो सीधे हाथ का ये वाला एज या ये वाला एज वेक्टर्स की तरफ रहेगा, क्योंकि आंसर किधर चाहिए आपको, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इस प्लेन से परपेंडिकुलर आंसर चाहिए तो थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तभी आएगा। या तो थंब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड हो या इनवर्ड हो, और किसी तरीके से घुमाओगे। बहुत से बच्चे ऐसे घुमाते हैं, सर a से b की तरफ घुमा लिया, बेटा ये तो गलत हो जाएगा, है ना। थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो a से b की तरफ आप अपनी उंगलियां घुमाइए सीधे हाथ की, थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b। तो अभी क्या आ गया डायरेक्शन, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड को हम कैसे शो करते हैं, एक डॉट लगाएंगे सर्कल के अंदर, ये शो कर रहा है कि a क्रॉस b का डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर मैं इस वेक्टर को c लिख दूं तो c इज a क्रॉस b और c का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। कुछ वैसा ही यहां पर भी है। देखो अगर मेरे पास फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है और यहां दो वेक्टर्स हैं v एंड p, ध्यान से देखिए। अब आप, एक वेक्टर है v और एक वेक्टर है b, और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो चेक करो उस डायग्राम के साथ, शायद a की जगह सिर्फ v लिखा है और b की जगह तो b आ गया। और फोर्स अगर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ऑब्जर्व की है लॉरेंट्ज ने, तो इट मींस ये फोर्स इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके जो डायरेक्शन आता है उधर ही है। और यहां से हम इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म भी बता सकते हैं। ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा आप देखो, इन वेक्टर फॉर्म द फॉर्मूला कैन बी रिटन एज F is equals to Q। Q तो एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल Q, और आगे लिखो V क्रॉस B। देखो आप ध्यान से देखो, अगर a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम है, तो v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड v into b into sin ऑफ द एंगल बिटवीन v एंड b होगा ना। अरे अगर a क्रॉस b को a b sin थीटा लिख सकते हो, तो v क्रॉस b को v b sin थीटा तो लिखोगे ना, ठीक है। बाहर था q ऐसे दिख रहा, v b sin थीटा को मैंने कर दिया v क्रॉस b। अब v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आएगा, राइट हैंड थंब रूल, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, मतलब द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल v क्रॉस b। करना सीख लो मेरे साथ, अपना हाथ कर लो एडजस्ट, हिला लो इस हाथ, ठीक है। v क्रॉस b करूंगा, v से b की तरफ सीधा हाथ की उंगलियां, तो थंब इज गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज, एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव चार्ज। दिस रूल इज फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली, फॉर पॉजिटिव चार्ज ओनली। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा उस डायरेक्शन से जो पॉजिटिव चार्ज पे लगती है। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स एक्ट्स अलोंग द फील्ड, और नेगेटिव है तो फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द फील्ड, क्योंकि चार्ज के तो दो नेचर है और दोनों नेचर अपोजिटली बिहेव करते हैं किसी भी सेम सिचुएशन में। ऐसे ही यहां पर भी होगा,
अगर इस सेम सिचुएशन में मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज रख दूं यहां पर, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स आउटवर्ड लग रही है, नेगेटिव पे इनवर्ड इनटू द प्लेन ऑफ द सरफेस, प्लेन ऑफ द बोर्ड, या आप बोले प्लेन ऑफ द पेपर लगेगी। पॉजिटिव चार्ज पे तो फोर्स परपेंडिकुलरली आउटवर्ड लग रही है, नेगेटिव चार्ज अगर यहां रख दिया तो फोर्स लगेगी इनवर्ड। ओके, तो उसको आप कैसे दोगे वेक्टर फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म फॉर नेगेटिव चार्जेस, तो फॉर्मूला तो यही रहना है, बस आपको इस फॉर्मूले में डायरेक्शन रिवर्स कर देना है ना। तो डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए आप वेक्टर्स में नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला फॉर नेगेटिव चार्जेस, दिस इज द वेक्टर फॉर्मूला फॉर पॉजिटिव चार्जेस। तो अगर आपको नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन बताना है तो आप रूल ये यूज करो, v क्रॉस b, v क्रॉस b ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाली फोर्स का, इससे उल्टा कर दोगे तो ये लगने का डायरेक्शन होता है नेगेटिव फोर्स, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये हमारा हो गया मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स का वेक्टर फॉर्म। अभी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे टू डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा मैंने आपको वो बायोट-सेवर्ट लॉ वाले लेक्चर में बोला था, जब पहली बार मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट बताई थी टेस्ला, कि टेस्ला क्या है एक्चुअल में, ये थोड़े लेक्चर्स के बाद आएगा। तो आज हम उस लेक्चर पे आ चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट दैट इज टेस्ला, उसको अच्छे से डिफाइन करें और समझें, और साथ में इस फॉर्मूले के ऊपर कुछ स्पेशल केसेस भी करने हैं अभी। लेकिन अभी वक्त हो गया है कि आप यहां तक के नोट्स को अपने रजिस्टर में कॉपी कर लें। बेटा नोट्स कॉपी करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को पॉज करो, नोट्स को कॉपी करो, क्योंकि यही नोट्स आपको हेल्प करेंगे जब आप अपने प्री बोर्ड या बोर्ड के एग्जाम से जस्ट पहले चीजों को रिवाइज करना चाहेंगे। नोट्स नहीं होंगे तो कहां से रिवाइज करोगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाएं। आप नोट्स बनाइए, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूं आप लोगों के लिए। तो अभी मुझे लगता है कि इस सब चीज को जो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है, थोड़ा 3 डायमेंशनल इफेक्ट डालकर समझाने की जरूरत है, और इसके लिए मैं इस सेटअप को फिर से लेकर आ गया हूं। अब देखो आप यहाँ पर क्या क्या होने वाला है, चीजें दिख रही है ना आपको? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यस इट इज विजिबल ओवर हियर। तो चलिए मैं आपके थोड़ा पास आ जाता हूँ यहीं पर। अब आप देखिए कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस वाला पूरा सिस्टम है, देखिए एक्स वाई सिस्टम वाला जो पूरा सिस्टम है, ये इधर है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और इधर है वाई एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है ऐसे वाई एक्सिस वाले डायरेक्शन में। अब आप इस डायग्राम को उस डायग्राम के साथ कंपेयर करके चलेंगे, इस डायग्राम को उस डायग्राम के साथ कंपेयर करके चलेंगे। ये लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी, यहां पर मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज q, और इस चार्ज का वेलोसिटी है इधर लाइक दिस, है ना, एंड द एंगल ऑफ द वेलोसिटी इज थीटा, ये वेलोसिटी है v, ठीक है। तो ये सब चीजें देखो लाइक दिस, ये है। तो अभी क्या है कि सपोज यहां पर मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अभी इस इंस्टेंट पर, चलिए मैं वापस पीछे ही चला जाता हूं। अभी इस इंस्टेंट पर ये चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इस पे जो फोर्स लग रही है क्यू वी क्रॉस बी या क्यू वी बी साइन थीटा, वो फोर्स किधर लग रही है? दैट फोर्स इज एक्टिंग v क्रॉस b के अकॉर्डिंग। देखो v इधर b इधर, तो राइट हैंड से v क्रॉस b, थंब इज आउटवर्ड, वो फोर्स लग रही है ऐसे ऊपर की तरफ। तो इस फोर्स का इफेक्ट जाएगा ऊपर, मतलब चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी अभी इस वक्त एट दिस इंस्टेंट इधर है, लेकिन क्योंकि फोर्स इधर लग रही है तो ये फोर्स इस चार्ज पार्टिकल को, जिधर फोर्स लगती है वही पार्टिकल तो उधर जाएगा। तो अभी तो वेलोसिटी इधर है, लेकिन इस फोर्स की वजह से शायद ये ऐसे बेंड होने की कोशिश, इट विल नॉट मूव लाइक दिस, नाउ इट विल नॉट मूव लाइक दिस ऑन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो इस फोर्स की वजह से शायद ये थोड़ा ऐसे बेंड होएगा, ऐसे बेंड होएगा, ऐसे ऐसे लाइक दिस। तो इस फोर्स का इफेक्ट भी समझो कि इस फोर्स का इफेक्ट क्या होने वाला है आगे। वैसे तो इस चीज के लिए फोर्स का इफेक्ट होगा, एक अलग ही लेक्चर है हमारे लिए,
वो लेक्चर भी अभी आगे आने वाला है, लगभग 2 या 3 लेक्चर के बाद वो आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, उस लेक्चर का नाम। तो आपको ये फोर्स समझ में आया? अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स ऐसे लग रही है ना? तो जाना तो ये ऐसे चाहता था, इस बोर्ड पर ऐसे 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 जाना चाहता था, बट इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये ऐसे उठ जाएगा ये, क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, तो उस ऊपर की तरफ इसको फोर्स लग रही है तो ऊपर की तरफ उठेगा ना। आप सोचो कि अगर आप स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो और आपको कोई भी कुछ ना दे तो आप सीधे जाते रहोगे, लेकिन आप स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हो और किसी ने आपको ऐसे पुश कर दिया, आप जा रहे थे, किसी ने ऐसे पुश कर दिया, तो आप इधर की तरफ बेंड हो जाओगे या गिर जाओगे अल्टीमेटली। वैसे ही इस चार्ज पार्टिकल के साथ भी है, क्योंकि अब फोर्स ऐसे लग रही है तो ये ऐसे बेंड होगा, और अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो फोर्स लगती नीचे की तरफ, ये नीचे जाएगा। ओके, सो ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस में मैंने आपको पूरा समझाया कि किस तरीके से फोर्स लगेगी। फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ओवर हियर। ओके, तो इन सब चीज़ों को आपको अपने डायग्रामेटिकली अच्छे से समझना रहता है। अगर नहीं समझ में आया तो इस तरीके से भी खुद समझ सकते हो किसी भी टॉपिक को, बट आप चीज़ें 3 डायमेंशनल है, जहाँ पर 3 डायमेंशनल इन्वॉल्वमेंट है तो वहाँ पे आप पूरा स्पेस यूज करो अपने आगे का कि कैसे चीज़ें यहाँ पर काम कर रही है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आई होप ये तो आपने सारा कर ही लिया है। अभी तक जितना हमने समझा है फोर्स के डायरेक्शन को लेकर, तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रही है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड मतलब z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। अब z एक्सिस को मैं यहाँ कैसे बनाऊंगा, हम नॉर्मली z एक्सिस को ऐसे बनाकर शो कर देते हैं, दिस इज z एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन पे मैं फोर्स का डायरेक्शन मार्क कर देता हूँ। फोर्स इज एक्टिंग लाइक दिस। जो फोर्स अभी अभी हमने कैलकुलेट की है, F is equals to Q V क्रॉस B। इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F is equals to Q V B sin theta। Q is the magnitude of the charge particle, V is the speed with which it is moving, B is the magnetic field in which it is moving, and theta is the angle between the direction of velocity and direction of magnetic field। ये चारों नीचे बेटा लिख लो, जो मैंने अभी भी बोला है, इस फॉर्मूले के नीचे आपको लिखना है। एंड F is the magnetic Lorentz force, इसको लिखो, मेंशन करो। हम बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव टू डिफाइन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस फॉर्मूले को B के लिए लिखो, B के लिए। तो B इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो, F अपॉन Q V साइन थीटा। और अब आप यहां पर क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे कि इफ चार्ज इज 1 कूलम, अगर ये 1 कूलम का चार्ज एंड इट इज मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सच दैट इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। तो इन सब की जगह यहां इनकी वैल्यूज लिखो। B इज इक्वल्स टू F 1 न्यूटन अपॉन चार्ज 1 कूलम मल्टीप्लाइड बाय स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय एंगल 90 sin 90 होता है 1, है ना। अब इस एक एक चीज को बोलना है, देखो ध्यान से। इफ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, चार्ज ऑफ 1 कूलम विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, perpendicular to the direction of the magnetic field, perpendicular to the direction of the magnetic field, such that it experiences a force of 1 Newton, such that it experiences the force of 1 Newton. Then 1 upon 1 into 1 into 1, what will the answer? B का आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? 1. Then the magnetic field in which it is moving is said to be 1 Tesla. इसी को बोलते हैं टेस्ला। तो इसका मतलब 1 टेस्ला is equals to 1 upon 1 into 1 into 1, 1 आ गया आंसर, 1 न्यूटन पर कूलम पर मीटर पर सेकंड होता है। और कूलम पर सेकंड को क्या कहते हैं? कूलम पर सेकंड, चलो ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो। कूलम पर सेकंड मतलब
चार्ज अपॉन टाइम, ये क्या होता है? करंट। याद है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट। तो कूलम पर सेकंड की जो यूनिट है वो एम्पियर कहलाई जा सकती है। तो मैं कूलम पर सेकंड की जगह अगर एम्पियर लिख दूं तो इट इज 1 न्यूटन। नीचे कूलम पर सेकंड की जगह क्या हो जाएगा? एम्पियर। और ये मीटर तो है ही, है ना, ये मीटर तो है ही। तो हम कह सकते हैं 1 टेस्ला इज एक्चुअली 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर। 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर या 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, ऐसे लिख दो, पर एम्पियर पर मीटर। ये है 1 टेस्ला। टेस्ला का सिंबल होता है टी, तो टेस्ला को आप टी भी लिख सकते हैं। एक साइंटिस्ट था निकोला टेस्ला, उनके नाम पर ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट रखी गई है टेस्ला। बड़े फेमस साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, कभी सर्च करना गूगल पर उनके बारे में। तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज टेस्ला। हाउ इट इज डिफाइंड? डिफाइन 1 टेस्ला। अगर आपसे ये कहा जाए डिफाइन 1 टेस्ला, तो सुन लो ध्यान से कैसे डिफाइन किया बेटा। ये डेफिनेशन ही तो है जो बोली है, यही तो डेफिनेशन है। क्या बोला है एक बार फिर ध्यान से सुने। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखो, if a charge of 1 coulomb, if a charge of 1 coulomb moving inside a field with velocity 1 meter per second, velocity 1 meter per second, perpendicular to the direction of the magnetic field, तो perpendicular to the direction of the magnetic field ऐसे जा रहा है, such that it experiences a force of 1 newton, then the field in which it is moving is said to be 1 Tesla. This is definition of 1 Tesla. Okay? तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, और इसको हमने अच्छे से समझ भी लिया है। अभी यहाँ पर फिर से आप वीडियो को पॉज करें और इसको कॉपी करें, और फिर आगे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, एंड दैट इज स्पेशल केसेस अबाउट दिस प्रॉब्लम। आई होप यहां तक आप लोगों ने कर लिया है। इसको रब कर लेते हैं फिलहाल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, स्पेशल केसेस करने हैं इस फॉर्मूले को लेकर। तो हेडिंग है हमारी, सब हेडिंग आज के टॉपिक में स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में हमें क्या सीखना है? स्पेशल केसेस में हम देखेंगे कि ये फोर्स डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में क्या क्या वैल्यू रखती है और इस फोर्स का कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है, और वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस कौन सी हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं हमारे 3 एंगल। हम 3 स्पेशल केसेस करेंगे। फर्स्ट एंगल हम कंसीडर करेंगे 0 डिग्री वाला, सेकंड एंगल हम कंसीडर करेंगे 180 डिग्री वाला, और थर्ड पे हम रखते हैं 90 डिग्री एंगल को। अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये वाले स्पेशल एंगल्स हो जाएं तो फोर्स का आंसर क्या आएगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा, वो चीजें देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो चीजें मैं डिस्कस करूंगा वो इन स्पेशल केसेस से रिलेट करेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, ज्यादा अभी लेक्चर में कुछ बचा नहीं है आज के लिए। वी आर जस्ट गोइंग टू फिनिश अप द लेक्चर, आई थिंक विद इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स। पहला स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसको डायग्रामेटिकली समझो पहले कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का डायग्रामेटिक मीनिंग क्या है, कैसा डायग्राम होगा। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड भी, देखो जैसे था ना वैसे ही मैंने यहाँ बना दिया, और इसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है और वो इस तरह से मूव कर रहा है कि उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पर है, मतलब वो उधर ही जा रहा है जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना। Q इज द चार्ज पार्टिकल और उसकी वेलोसिटी उधर ही है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है। जब तो आप बोलोगे कि V और B के बीच का एंगल 0 डिग्री है, अगर ऐसा हो रहा है तो आप ध्यान से देखो साइन 0 होता क्या है, 0। जब आप इस फॉर्मूले में साइन 0 लगाओगे तो QVB into 0 फोर्स क्या हो जाएगी, 0, मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। यही वो कंडीशन है जो मैं आपको बोल रहा था। अब आप देखो ना कि इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड नहीं आ रहा है। यहां बताया था ना कि परपेंडिकुलर टू द फील्ड कंपोनेंट होना चाहिए अगर चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगवानी है।
लेकिन यहाँ मूव तो कर रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर टू द फील्ड कोई कंपोनेंट नहीं आया, इतना सा भी कंपोनेंट नहीं आया, तो इस पे फोर्स क्या लगी? जीरो। और जब इस पे फोर्स ही नहीं लगेगी तो ये जैसे जा रहा है वैसे ही जाता रहेगा। अरे फोर्स तो वो चीज है जो किसी को डिस्टर्ब करे, अब इसे कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा, तो ये जैसे जाना चाहता है वैसे ही जाता रहेगा। मतलब इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन अलोंग द फील्ड ओनली, ऐसे ही जाता रहेगा। तो यहां पर हमने जो चीज ऑब्जर्व की वो है कि F फोर्स, क्योंकि Q V B इनटू sin 0 की वजह से जीरो हो चुका है, तो ये फोर्स हो गई है जीरो। ऐसे केस में इस चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, और इसकी वजह से इसका जो पाथ रहेगा मूव करने का वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन पे ही मूव करेगा, और इसका जो टाइप ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वो स्ट्रेट लाइन पे ही जा रहा है, ये यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है ना। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज आती हैं। इट विल कीप ऑन मूविंग ऑन दिस स्ट्रेट लाइन। ये चीजें बिल्कुल यहां पर दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्पेशल केस, अगला स्पेशल केस हम लेते हैं 180 डिग्री वाला, कि अगर एंगल 180 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। चलो फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये है मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जैसा कि था मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज है Q, वी आर हैविंग अ चार्ज Q, और वो इस बार 180 डिग्री के डायरेक्शन पे जा रहा है। दिस इज द सेकंड केस, 180 डिग्री के डायरेक्शन पे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऊपर तो ये जा रहा होगा ऐसे नीचे, तभी तो एंगल 180 डिग्री आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, वेलोसिटी नीचे, देन दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री, हां, देन दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। तो अगेन आपको नहीं भूलना है कि sin 180 भी जीरो होता है, और जब आप sin 180 को जीरो करोगे तो QVB into जीरो, फिर से फोर्स जीरो, अगेन द फोर्स इज गोइंग टू बी जीरो। तो F is equals to QVB, sin 180 की वजह से जीरो, तो अगेन द फोर्स एक्टिंग विल बी जीरो, मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन दिस कंडीशन एज वेल। तो आप कह सकते हो कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव तो करे, लेकिन या तो वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जाए या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जाए, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। देखो मैंने मेंशन नहीं करा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो चार्ज कोई सा भी हो, अगर वो चार्ज अलोंग द फील्ड जा रहा है या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जा रहा है, तो उस पे कोई फोर्स नहीं लगती, उस पे कोई फोर्स नहीं लगती। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ऐसा नहीं होता, अगर आपने चार्ज को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में सिर्फ रख ही दिया है तो उस पे फोर्स लगती है, वो मूव करे या ना करे, अगर वो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो उस पे फोर्स लगती है। तो यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी, और अगर यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगी तो वो जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रहेगा। तो इसका पाथ क्या हो गया है, फिर से स्ट्रेट लाइन। ये पाथ का डायरेक्शन बेटा, टाइप ऑफ पाथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइप ऑफ मोशन क्या है, अगेन यूनिफॉर्म मोशन, जैसे जा रहा था वैसे ही जाता रहेगा, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब आ जाओ थर्ड केस पर। थर्ड केस देखिए साथ में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, अपने ध्यान को भटकने मत दो, ध्यान से देखना है इस केस को। अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अब sin 90 बोलो क्या होता है, sin 90 1, और क्या ये sin 90 की सबसे बड़ी वैल्यू है, यस इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 90। अब आप सोचो इस फॉर्मूले में अगर sin 90 की वैल्यू अपनी सबसे बड़ी वैल्यू हो जाए तो इसकी वजह से फोर्स भी तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा, है ना, क्योंकि फोर्स साइन की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया तो फोर्स भी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचेगा। तो वो पहले डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि अगर मेरे पास
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसमें एक चार्ज मूव कर रहा है Q such that it is moving perpendicular to the direction of the field। देख लो ये फील्ड के परपेंडिकुलर ही तो है, फील्ड ऐसे वेलोसिटी ऐसे, तो दिस डायरेक्शन इज 90 डिग्री, वेलोसिटी का डायरेक्शन फील्ड से 90 डिग्री है ना। अगर ये ऐसे मूव करने की कोशिश कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, तो फिर इस पे लगने वाली फोर्स QVB इनटू साइन 90 जो होता है 1 उसकी वजह से, और वो होती है मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स का आंसर आया QVB, और ये होती है मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में मूव कर रहा है और आप चाहते हो कि उस पे लगने वाली फोर्स मैक्सिमम हो जाए, तो उस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली मूव कराओ, मतलब इसका सारा का सारा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द फील्ड हो जाएगा। इसी कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ना। देखो जब थीटा 90 हो जाएगा तो v sin 90 v बन गया इस फॉर्मूले में, आप ऐसे मान लो, एंड द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी QVB। अब अगर ये फोर्स QVB लग रही है तो ये तो हमें पता है कि फोर्स x परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जिस प्लेन में v और b है, तो v क्रॉस b करोगे तो फोर्स लगी ऐसे, लाइक दिस। नाउ चेक इट कि ये फोर्स जो ऐसे लग रही है, ये फोर्स वेलोसिटी से तो परपेंडिकुलर है ना, तो क्या अब ये फोर्स इसको ऐसे जाने देगी? अब फोर्स लग गई, अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। यहां फोर्स नहीं थी, जैसे जा रहा था जाने दो, यहां भी फोर्स 0 है, जैसे जा रहा है जाने दो, इसलिए यहां पर भी स्ट्रेट पाथ, यहां पर भी स्ट्रेट पाथ, यहां पर भी यूनिफॉर्म मोशन, यहां पर भी यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन यहां दिक्कत है, यहां जैसे जा रहा है वैसे क्यों जाने दें, फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं और आपको कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो आप जैसे जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में जाते रहोगे और आपकी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आप जा तो रहे हो इस डायरेक्शन में, कोई आपको ऐसे आपकी वेलोसिटी से 90 डिग्री पर पुश कर दे एकदम से, तो क्या आप सीधे जा पाओगे? अगर आप अपनी स्पीड भी चेंज नहीं कर रहे तब भी उस पुश की वजह से आप ऐसे तो बेंड हो ही जाओगे, मतलब ऐसे ऐसे। और अगर वो लगातार ऐसे फोर्स लगाता रहे, आप तो बेंड हो गए, उसने फिर ऐसे फोर्स लगा दी, तो आप लगातार बेंड होते जाओगे, अल्टीमेटली आप सर्कल में आ गए ना। अरे यही तो सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। याद करो थोड़ा 11वीं क्लास को याद करो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो वो तभी घूम पाएगा जब उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ, मतलब अपनी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स मिले और लगातार मिले। तो ये फोर्स इस पार्टिकल को सर्कल में घुमाती है और इसी फोर्स का नाम सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। जो सेंटर की तरफ लग जाए वो सेंट्रिपिटल। बेटा यहां पर भी यही हो रहा है। एक्चुअल में ये फोर्स इधर लग रही है ना, ये ऐसे लग रही है फोर्स, तो ये वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, तो ये इधर लगेगी तो इसको ऐसे घुमाएंगे, लाइक दिस, ऐसे घुमाएंगे। नाउ दिस पार्टिकल विल नॉट मूव ऑन अ स्ट्रेट पाथ, इट विल मूव, द पाथ इज गोइंग टू बी सर्कुलर। अभी शायद आपको समझ नहीं आया कि सर्कुलर क्यों हो रहा है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर इसी चीज के ऊपर है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसका पाथ क्या क्या हो सकता है, पूरा डिटेल में चलेगा ये। तो उस नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। आज अभी आपको सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो ये सर्कुलर पाथ पे जाएगा और टाइप ऑफ मोशन जो होगा वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह पाई क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो गया ना। जैसी फोर्स इधर लगी तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बट जब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, स्पीड, वो चेंज नहीं होगा, स्पीड विल रिमेन कांस्टेंट, तभी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही है ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड ना बदले उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं।
चलिए लास्ट में एक चीज और बता देते हैं आपको यहाँ पर, उसको आप फोर्थ स्पेशल केस भी बोल सकते हो। वो क्या है, देखो ध्यान से। अगर आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में तो रखते हो, चार्ज पार्टिकल इज केप्ट इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन रखते हो रेस्ट पर, तो V क्या होगा, 0। तो उस पे लगने वाली फोर्स क्या कुछ बन पाएगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 कर दिया तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, 0। इट मींस अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रख तो दिया है बट मूव नहीं करा रहे हो, तो भी उस पर कोई फोर्स नहीं रखती, वो रखा ही रह जाएगा वहां पर, वो मूव नहीं करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल को रख देते हैं तो उस पर फोर्स लगती है क्योंकि, और फोर्स लगेगी तो वो वहां से मूव कर जाएगा। ये कुछ डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स की, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करनी है। फिलहाल आज के लेक्चर को हमने कंप्लीट कर लिया है, और आज के लेक्चर में जो चीजें सीखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स के लिए। तो इस लेक्चर को आप बिल्कुल भी छोड़ने की गलती ना करो। अगर आपने अब से पहले मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स का टॉपिक नहीं समझा था तो मैं आपसे यही कहूंगा कि इस लेक्चर को जरूर देखिए और ध्यान से देखिए और कंप्लीट देखिए। मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स की एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को रोकते हैं यहीं पर, और जाने से पहले आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में आपको कुछ भी चाहिए वो आपको यहाँ इस चैनल फिजिक्स सीखो पर मेरे साथ, मेरा नाम आसिफ अंसारी, यहाँ मिलेगा। और आपके क्लास 12 की प्रिपरेशन बोर्ड के एग्जाम के लेवल की यहाँ पर कराई जाएगी, और इस तरीके से कराई जाएगी कि आप जितने मार्क्स चाहते हैं उतने आएंगे आपको, क्योंकि हम कोई भी चीज नहीं छोड़ने वाले हैं और अपना सिलेबस कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बाय 31 दिसंबर। तो जिन लोगों को भी 2025 के बोर्ड के एग्जाम में अपीयर होना है उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपने अपनी प्रिपरेशन में गलती से थोड़ा बहुत लेट कर भी दिया है तो अभी इतना लेट नहीं हुआ कि आपसे सब चीजें मिस हो गई। आप यहाँ आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस का प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और जो टॉपिक भी आपको करना है वो टॉपिक आपसे अब ना छूटे। और यहाँ पर आने के बाद आपको इन वीडियो क्लासेस से थोड़ा भी बेनिफिट होता है, तो माय रिक्वेस्ट इज दैट कि आप इन वीडियो क्लासेस को लाइक भी करें और अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, सो दैट वो भी इन क्लासेस का भरपूर फायदा उठा सकें। और आपके इस लाइक से मुझे मोटिवेशन भी मिलता है, और इस मोटिवेशन से मुझे आगे आने वाली वीडियोस को और ज्यादा एनकरेजमेंट के साथ बनाने का मौका मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।